मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो कि अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे केजी एजुकेशन पर। हम एक कहानी की श्रृंखला स्टार्ट की हुई है हमने और एक-एक करके सारी कहानियों को पढ़े जा रहे हैं। हम जानते हैं जो हमारे यूनिट 7 हिंदी कहानी उसमें टोटल 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। इसके पहले भी मैंने और सारी कहानियाँ पढ़ा दिया हुआ है और उसके साथ ही साथ उसके जो उससे अलग तथ्य जो है हमारे, उसका संग्रह हो गया, उन किस-किस पत्रिकाओं में प्रकाशित है, उसका प्रकाशन हुआ। ये सारी चीज़ मैंने पिछली क्लासों में पढ़ा दिया है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो आकाशदीप है। आकाशदीप किसकी रचना है? वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है? अब आकाशदीप कहानी को पढ़ेंगे। तो देखो, कोई भी कहानी हो या उपन्यास हो या नाटक हो, उनकी पहली पंक्ति जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ से स्टार्ट होता है बंदी। अब ये पूछ सकता है कि बंदी से किस कहानी का प्रारंभ होता है बंदी से? तो आकाशदीप कहानी से प्रारंभ होता है। आप इस बात को याद रखें और हर वीडियो में मैं ये बताते आ रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप जा कर के देख सकते हैं क्योंकि एनटीए दिमाग का पागल है। वो कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं बंदी, क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। अब देखो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल एक नाविक और प्रहरी है। तो कितने नाविक थे? एक नाविक और प्रहरी थे। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति का आशा मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन। अब देखो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? मतलब एक उसमें था जो बंदी बुद्धगुप्त का, वो उसने कहा उसको, दूसरे बंदी को, कि तुम स्त्री हो। क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वार्तालाप है दोनों के बीच, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तो उसका क्या नाम रहता है जिस स्त्री से वो टकराता है, जिसको कहता है कि तुम स्त्री हो, वो उसका नाम रहता है चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उद्यम मचा रहा था। अब देखो इनकी, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां आप देखोगे तो मतलब अलग तरीके का होता है, उसमें ओज गुण संपन्न होती है उनकी पंक्तियां, बहुत सारी करुणा से भी भरी हुई उनकी पंक्तियां होती है और संस्कृत निष्ठ उनकी पंक्ति होती है। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था, समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी, एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी! आपत्ति सूचक तुर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए थे, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। ये देखो, ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा, सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, क्या पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। तब दोनों मुक्त हो गए हैं। उस आंधी का फायदा उठा करके दोनों बंदी मुक्त हो गए थे। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? अब नायक भी इसमें एक पात्र है। इसमें एक बुद्धगुप्त पात्र रहता है, एक चंपा और एक नायक, तीन पात्र हैं। कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा,
तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊँगा। नायक कहता है फिर बंदी किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र। देखो ये याद रखना मणिभद्र अतल जल में होंगे। नायक अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। तुम चलदस्यु बुद्धगुप्त कदापि नहीं। चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। अब उसके वो जो कृपाण जो रखा हुआ था वो तो बुद्धगुप्त निकाल कर लेके चला गया था और वो ढूँढ रहा है उसको। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम दंडयुद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय, ये देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरे हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजय कृपाण उसके हाथ में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। इंपॉर्टेंट पंक्ति, बुद्धगुप्त ने कहा बोलो अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ। अब देखो वरुण देव का भी जिक्र हुआ है, याद रखना वरुण देव की शपथ मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। पंक्ति देखो, मतलब शब्द देखो कैसे संस्कृत निष्ठ है इनकी। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप। अब देखो जितने द्वीप आते हैं उनका नाम याद रखना, क्रम से याद रखना है। बाली द्वीप में से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। अब ये पूछ सकता है कि सिंहल के वणिकों का कहाँ पे प्राधान्य है? बाली द्वीप में सिंहल के वणिकों का प्राधान्य है। याद रखना है इस चीज को। कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे, मतलब बाली द्वीप कितने दिनों में पहुंच जाएंगे? अनुकूल पवन होने पर, अनुकूल पवन होने पर 2 दिन। कितने दिनों में बाली द्वीप पहुंच जाएंगे? अनुकूल पवन होने पर 2 दिन। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा इसको। तब तक के लिए खाद्य का अभाव ना होगा। सहसा नायक ने नाविकों को क्या डाड़ लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा यहाँ एक जलमग्न सैलखंड है, सावधान न रहने से नाविक नाव टकराने का भय है। याद रखना किसने कहा था? ये नायक ने कहा बुद्धगुप्त के पूछने पर। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? अब देखो ये किसके बीच ये बुद्धगुप्त और चंपा के बीच संवाद चल रहा है। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। तो चंपा का घर कहाँ रहता है? जाह्नवी के तट पर। ध्यान में रखना है इस चीज को। चंपा चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता क्या पिता इसके मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे? कौन सा काम करते थे? याद रखना, प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी थी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। कितने बरस से चंपा समुद्र में रहती थी? 8 बरस से समुद्र ही उसका घर था। कितने बरस से चंपा का समुद्र घर था? 8 बरस से। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी। कितने दस्युओं को मारकर पिता ने चंपा के पिता ने जल समाधि ली थी? 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिपि, अब देखो ये बुद्धगुप्त अपने बारे में बताया, मैं भी ताम्रलिपि का एक क्षत्रिय हूँ। बुद्धगुप्त ताम्रलिपि का एक क्षत्रिय है चंपा, परंतु परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगे? बुद्धगुप्त पूछा है चंपा से, अब तुम क्या करोगे? मैं अपने अदृष्ट को, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। वह जहां से वहां जहां ले जाए। चंपा की आंखें, ये याद रखना, चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल
अपांगों में बालक को सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे उसे मतलब उसे देखकर काँप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। याद रखना। समुद्र वृक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला। वह क्या है? कोमलता। तो ये पूछ सकता है कि बुद्ध को किस नई वस्तु का पता चला था? कोमलता का पता चला था। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। नायक कहता है, हम लोग बेला से नाव टकराई। किससे टकराई थी नाव? बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसका नाम चंपा द्वीप कर देते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो बुद्धगुप्त ने उस द्वीप का क्या नाम रखा था? चंपा द्वीप। चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद। अब देखो कितने मतलब इस कहानी में कितने साल का अंतराल रहता है? 5 बरस का अंतराल रहता है। ये पूछ सकता है एनटीए यूजीसी। ठीक है। 5 बरस के बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया था। ये पंक्ति याद रखना। ऐसी ऐसी पंक्तियां इसमें ना जो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पूछा कहाँ से है। आगे बढ़ते हैं। चंपा ने एक उच्च सौंध पर बैठी हुई तरुण चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने तो ये पूछ सकता है चंपा की क्या कामना थी? उसका आकाशदीप नक्षत्रों से मिल जाए, उसकी ये कामना थी। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैल मालाएं बन रही थी और वे मायाविनी छलनाएं। याद रखना क्या? वरुण बालिका के लिए लहरों से हीरे और नीलम से क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी। अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंदील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। अब देखो ये किसमें पात्र और है? जया। ध्यान में रखना। बुद्धगुप्त, नायक, चंपा और जया। और इसमें मणिभद्र भी नाम आया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और वरुण देव भी नाम आया है, ये भी ध्यान में रखना है। ये सब नाम पूछ लेगा। ठीक। इस श्याम एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी होगी। वह जंगली थी। ये किसके बारे में है? ये जया के पास। जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते थे। वह चंपा को रानी कहती थी। तो चंपा को रानी कौन कहता था? ध्यान में रखना। ये बुद्धगुप्त नहीं कहता था। ये कौन कहता था? जया। चंपा को रानी कौन कहता था? जया। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। किसकी आज्ञा से? बुद्धगुप्त की आज्ञा से चंपा को जया कहती थी क्या? रानी। आगे। महानाविक कब तक आएंगे? बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा। जया चली गई। दुरागात पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त आया। बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? चंपा ये बात कहती है। हंसी आती है। तुम जिसको दीप जलाकर पद दिखलाना चाहती हो, उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। तुम यहाँ से पूछते ना, हंसी आती है। तुम किसको दीप जला करके पद दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। ये बुद्धगुप्त कहता है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं
बोलते हैं मतलब बुद्धगुप्त खुद को भगवान मान लिया और क्या वो कभी भटकते भूलते हैं? नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते हैं? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मुझे इस बंदीगिरी से मुक्त करो। अब देखो ये दोबारा बोल रही है, एक बार नाव पर भी यही बात बोली थी और एक बार यहाँ पे भी बोल रही है, मुझे इस बंदीगिरी से मुक्त करो। अब तो बाली, अब देखो बाली, जावा, सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है। तो ये पूछ सकता है कि बुद्धगुप्त के अधिकार में कौन-कौन से द्वीप थे? बाली, जावा, सुमात्रा। या कौन-कौन से द्वीप का ज़िक्र हुआ है? बाली, जावा, सुमात्रा का ज़िक्र हुआ है, ध्यान रखना। और एक चंपा द्वीप जो बुद्धगुप्त ने नाम रखा हुआ है। मैं महानाविक, परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में, मतलब 5 साल पहले की बात कर रही है, प्रणय लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोक में, प्रभात में, तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजय अनंत में बस जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, तो तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। इंपॉर्टेंट पंक्ति। नहीं नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसे ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग्य करते हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरणों के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी, ये याद रखना, भागीरथी के तट पर, किस कहानी में जिक्र हुआ है भागीरथी का तट? तो चंपा का, अरे इसमें आकाशदीप कहानी में जिक्र हुआ है। पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, एक नाम ये भी आया है साध्वी, ध्यान में रखिएगा, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की। वह गदगद हो जाती मेरी माँ। आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि चंपा के पिता की मृत्यु हो जाती है इससे, या फिर जो इसके साथी आए थे उन सभी लोगों से। इस वजह से चंपा बुद्धगुप्त पर बहुत ज्यादा क्रोधित रहती है और इसी कारण से वो बार बार बुद्धगुप्त को कोसती रहती है कि भाई तुमने ही ऐसा काम किया, इस वजह से उनकी मृत्यु हुई है। आगे बढ़ते हैं। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो। कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकरा रहे लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, याद रखना, पश्चिम का पथिक थक गया था। ये क्रम दे सकता है, पूछ सकता है इस तरीके से। उसका मुख पीला पड़ गया था। तो किसका मुख पीला पड़ गया था, ध्यान में रखना, पश्चिम के पथिक का मुख पीला पड़ गया था। ये पंक्ति ये पूछ सकता है कि किसका मुख पीला पड़ गया था? पश्चिम का पथिक थक गया था, तो पश्चिम के पथिक का मुख पीला पड़ गया था। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मीलन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उसके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी। इंपॉर्टेंट पंक्ति है यहाँ से। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी तो जैसे वेला की चोट में खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूंगी, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूब कर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई, आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का
बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। ठीक है, आगे। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं है। बुद्धगुप्त कहता है कि इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं है। पास ही वह जलमग्न सैलखंड है, मतलब जो पानी रहता है उस पानी के नीचे एक बड़ा बड़ा आप देखेंगे पहाड़ जैसा होगा। तो उसमें टकराने की वजह से क्या हो सकता है कि नाव वो टूट सकता है। इस वजह से वो बार बार कहता है कि यहाँ पे जलमग्न सैलखंड है। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता है। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा। वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली जावा बाली जावा और चंपा का आकाश गूंजता है, पवन थर्राता है, घुटने के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठता है चलचलाई आंखों से बैठता था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया। ये सब पंक्ति देख रहे हो किस तरीके से है। इसको ध्यान में रखिए क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकती है। शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरभ में पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज के आकाश और सिंधु का। किस मतलब किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुक से एक कृपाण निकाल लिया। फिर उसको होश आ गया। फिर वही गुस्सा करने लगी उसके ऊपर। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देते हुए हृदय ने छल किया है, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र के हृदय बेचता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास न कर सकी, उसी ने धोखा दिया है, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। वहां पे जो सैलमाला थी ना, वहां पे एक मतलब महोत्सव मनाते, एक समारोह मना रहे थे वो। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिपि के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविका रूढ़ होकर जा रही थी। सैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव था। तो किस चीज का महोत्सव था, ध्यान रखते। सैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए एक सुदृढ़ दीप स्तंभ बनाया गया था। आज उसी का महोत्सव, क्या दीप स्तंभ का महोत्सव था। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। जीविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी बांसुरी का जिक्र हुआ है, ध्यान में रखिएगा। बांसुरी और ढोल, दो चीज का जिक्र हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई चलने नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया, इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई। आज रानी का ब्याह है ना। तो ये बात कौन कहता है, जया से पूछती है, आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, यह क्या सच है, क्या यह सच है।
यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में। बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। अब ये मतलब देखो, बुद्धगुप्त ने क्या चंपा के पैर पकड़ लिए। आप जब भी प्रसाद की कोई भी कहानी या नाटक पढ़ोगे ना, तो उसमें आप देखोगे जो नायक रहता है ना, वो नायिका के पैर पकड़ता है। जैसे कि आप स्कंदगुप्त देख लो, वो देवसेना के पैर पकड़ लेता है। इसमें बुद्धगुप्त है, इसमें चंपा का पैर पकड़ लिया। तो ये मतलब सामान्य चीज हो जाता है ये जयशंकर प्रसाद की कहानी में, और उनको विशेष बना देता है। उच्च उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और सची। तो ये ध्यान रखिएगा, इंद्र और सची का जिक्र किसमें हुआ है? आकाशदीप में। और कौन प्रतीक के रूप में? एक बुद्धगुप्त, एक चंपा। इंद्र और सची के समान पूजित है। किसके समान पूजित है? इंद्र और सची के समान। ये भी बात याद रखिएगा। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश है, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृत नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित होगा। याद रखना इसको। कैसी मतलब उपमाएं देखो इनकी कितनी खतरनाक होती हैं। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता। बुद्धगुप्त कहता है, चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता। पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसी एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़ में मुस्कुराने लगी है। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। चलोगी चंपा, पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राज रानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। ये बुद्धगुप्त कहता है कि चलो भारत चला जाए भाई अब अपने अपने घर। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती है। वे स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिया। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है। ये चंपा बोल रही है, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। सब मिलाकर मेरे लिए शून्य है प्रिय नायक। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? बुद्धगुप्त पूछता है। पहले विचार था कि कभी 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 इस दीप स्तंभ से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। और दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा सामुद्रिक नाव की एक श्रेणी। चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याकुल, मतलब अब बुद्धगुप्त जा रहा है, व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। किस ओर गए थे ये पूछ लेना, ये देख लेना, पश्चिम उत्तर की ओर। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है, ये याद रखना। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है,
किस कहानी से ये संबंधित है? ये आकाशदीप कहानी से संबंधित है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। देखो, अगर आप भारत का नक्शा देखे होगे, ये देखो, ये भारत का नक्शा है। अब देखो, ये बाली जावा इधर द्वीप होता है, ठीक है। अब उत्तर पश्चिम की बात इसमें किया हुआ है, ये देखो, ये पश्चिम उत्तर पश्चिम है। अब यहाँ से ये देखो उत्तर पश्चिम ये जाएगा, ये देखो, तो ये कहानी कुछ इधर की है, इस एरिया की, पूरब के साइड की है, भारत के पूरब के साइड की है, ठीक है। ये पूरा हिंद महासागर है, ठीक, और इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो ये इधर की बात हो रही है, ये ध्यान में रखना। ये मतलब इमेजिन करने के लिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आएगा, ठीक। तो अभी यहाँ पे ये कहानी खत्म होता है। इसी तरीके से मैंने और भी कहानी पहले पढ़ाई हुई, आप उसको जाके जरूर देख लें। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।